फार्मर्स बिल पास हो गया, जिसके खिलाफ कई स्टेट्स में प्रदर्शन चल रहे हैं। और बीजेपी की अपनी ही एक एलआई पार्टी, अपनी ही एक बहुत पुराना अलायंस था उनका, श्रोमणी अकाली दल, उसने भी इसके खिलाफ वोट किया। राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में इस बिल के खिलाफ बहुत प्रदर्शन चले, बहुत तगड़े प्रदर्शन चल रहे हैं। उसके बाद भी यह बिल पास हो गया और ध्वनि मत से पारित हुआ। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी लीडर डॉक्टर गुलरेज शेख। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे में। डॉक्टर साहब, आप तो शुरुआत से किसानों की आवाज उठाते रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर किसान इतना इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं तो ऐसा क्या हुआ कि सरकार को फिर भी ये बिल लाना पड़ा और फिर भी इस बिल को सरकार ने पास कराया? नहीं सर, किसान इसमें विरोध नहीं कर रहा है। कुछ संगठनों से विरोध करवाया जा रहा है पॉलिटिकल हित सिद्धि के लिए। देखिए, यदि ऐसा होता तो पैन इंडिया प्रदर्शन होते, लेकिन ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो कुछ ही सिलेक्टेड प्रांतों में क्यों हो रहे हैं, ये अपने आप से बताता है चीजों को कि वास्तविकता क्या है। और राजनीति हर चीज में नहीं होना चाहिए। हमको भी चाहिए था कि हम इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं सोचते। हमने सोचा था कि चूंकि यह जो है बिल किसानों के उद्धार के लिए है, उनकी आय बढ़ाने के लिए है, तो इस पर कोई राजनीति नहीं होगी, इसलिए हमने उस तरह से पहले से प्रोपेगेंडा नहीं किया। दूसरी चीज यह भी है कि हमको यह भी लगता था, क्योंकि कांग्रेस के तो खुद के मैनिफेस्टो में यही चीजें लिखी थी, तो कांग्रेस भी सपोर्ट करेगी। वो कांग्रेस को तो चाहिए था कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका विरोध करे, क्योंकि उनके वचन पत्र का ही तो ये हिस्सा था, उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था जो भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। लेकिन दुख है मुझे इस बात का कि हर चीज में यदि इस देश में राजनीति होगी तो उद्धार कैसे होगा। यह बस राजनीति की समस्या है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बिल अब कानून बन चुका है। मैं पूरे देश को, विशेषकर हमारे कृषि का जो समुदाय है, कृषक समुदाय है, उसको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे लगता है कि यह जो एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कृषि सेक्टर में, अब मैं बोलूंगा बाकायदा कि एग्री इंडस्ट्री के लिए यह 1991 है नया। अच्छा, तो लेकिन इसमें जो है लोग बोल रहे हैं कि वो जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है गवर्नमेंट की वो बंद हो जाएगी और किसानों को नुकसान होगा। जो लोग बीच में दलाली करते हैं वो अमीर हो जाएंगे, किसान इससे घाटे में जाएगा, किसान और गरीब हो जाएगा, किसान पे कर्जा बढ़ता जाएगा। और यहाँ तक कि गौरव गोगोई ने तो ये भी बोल दिया कि आप लोग किसानों की जमीन हड़प सकते हैं। तो इसमें कितना तथ्य है और किसान को क्या फायदा होगा इससे? देखिए, किसान को तो फायदा ही फायदा होगा, लेकिन कुछ जो बीचवान होते हैं उसमें वे बहुत सारे हमारे भी वोटर्स हो सकते हैं, लेकिन उनको नुकसान होगा जो बीच में जो दलाली का काम करते हैं, तो उनको नुकसान अवश्य होगा, किसान को नहीं होगा। आप देखिए कि ज्यादातर जो विकसित देश है वहां पर जो प्रोडक्ट होता है किसान का और जो एंड कंज्यूमर, मतलब फार्म टू प्लेट के बीच में जो अंतर होता है वो मैक्सिमम 10% का होता है। इंडोनेशिया जैसे देश की भी बात करें तो 19% का है। अब हमारे यहाँ यदि देखें तो उसकी कोई सीमा नहीं है, वो 90% भी हो सकता है, वो 400% भी हो सकता है। एक उदाहरण देता हूँ आपको, हम देखते हैं कई बार टमाटर चला जाता है 100 रुपए 200 रुपए किलो, लेकिन वो फार्म पे जो किसान तो बेचता है 10-15 रुपए किलो ही बेचता है। तो इतना बड़ा जो गैप है वो मिडिल मैन कमाता है। हम चाहते हैं कि वह पैसा जो है वह जाए किसान की जेब में, और वो तभी हो सकता है जब मार्केट फोर्सेस को ओपन मार्केट इकोनॉमी के अंतर्गत आप काम करने के लिए स्वतंत्र कर दें। यदि मैं एक किसान उदाहरण दे रहा हूं आपको कि मेरा घर जो है राजस्थान से मात्र 2 घंटे की ड्राइव पर है, मैंने कोई प्रोजेक्ट उगाया, अब मेरे ऊपर यह क्यों बंदिश होना कि मुझे उज्जैन की ही, उज्जैन में बैठा हूं तो उज्जैन की मंडी में एमएसपी पर बेचना है। यदि मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो सरकार ने मंडी की व्यवस्था रखी है, एमएसपी की व्यवस्था रखी है, एमएसपी पर तो बिक ही जाएगा। लेकिन यदि राजस्थान में मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसा मिल रहा है तो मैं 2 घंटे की ड्राइव करके जाऊंगा, अपने प्रोडक्ट लेके जाऊंगा अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में, वहां बेच दूंगा। तो आप किसान को गरीब क्यों रखना चाहते हैं? और मैं बोलता हूं कि एमएसपी मिनिमम तो हो वहां तक ठीक है, लेकिन उसको हम मैक्सिमम क्यों बना दिए हैं? यदि प्रोडक्ट की
रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उसका रेट अच्छा आ रहा है, तो किसान की जेब में पैसा जाना चाहिए। उपभोक्ता जो है मिडिल क्लास का, वह तो पैसा उतना ही दे रहा है, लेकिन किसान की जेब में नहीं जा रहा, वह बीच वाले की जेब में जाता है। तो हमको तो किसान को सशक्त करना है, क्योंकि किसान हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे देश का। और दूसरी चीज, किसान का योगदान यह होता है कि हमारे हाथ हमको फैलाने नहीं पड़ते भोजन के लिए किसी दूसरे देश के सामने। जैसे पहले किसी समय अमेरिका से गेहूं आता था, तो उस किसान को सशक्त करना है, उसकी आर्थिक स्थिति को सशक्त करना है, इसलिए बिल आवश्यक है। फिर दूसरी चीज आप बोलेंगे, थोड़ा समय है मेरे पास बोलने का, बोल सकता हूँ सर? तो बोलते रहिए। दूसरा, यदि आपको कृषि को, दुनिया में अधिकांश देशों में जो कृषि को एक इंडस्ट्री की तरह देखा जाता है, इंडस्ट्री तभी बन सकेगी जब आप भंडारण कर सके। अब आपने एक सोवियत एरा का कानून लगा दिया। सोवियत एरा में एक कानून आया था कि आप भंडारण नहीं कर सकते। वो क्यों आया था? क्योंकि स्टालिन के समय सोवियत संघ में ये किया था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन उनको करना था उनके देश का। जो सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी, उसके तहत उनको आगे बढ़ना था। तो उन्होंने ये किया था कि गांवों को, कृषि को खत्म कर दे, ताकि कोई भंडारण नहीं कर सके, वो खरीदार भी नहीं कर सके भंडारण, किसान भी नहीं कर सके, और जो करेगा उसको सजा दी जाएगी। तो उससे कभी भी इंडस्ट्री की तरह कृषि डेवलप नहीं हो पाएगी। तो भंडारण करने की अनुमति देना। और तीसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अब आप देखिए कि सपोज करें कि आप किसान हैं और मैं मैकडॉनल्ड्स हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। मुझे अपने बर्गर के लिए टमाटर एक साइज का चाहिए और एक वैरायटी का चाहिए। तो मैंने आपसे बात की बतौर किसान आपसे कि ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप ये वाली जो वैरायटी है उसी वैरायटी का आप टमाटर बोएंगे, ताकि इतना बड़ा मुझे टमाटर मिले। निगोशिएट कर लिया कि मैं आपसे टमाटर खरीदूंगा। अब आपको भी निश्चिंत है कि हाँ, इतने में मेरा बिकेगा। आपने हाँ करी है, आपको पता है कि आप कितनी उसके अंदर यूरिया डालेंगे, इंसेक्टिसाइड कितना डालेंगे, कितना लेबर करेंगे, आपके पास सब चीजें हैं। और आपको ये मालूम है कि मेरी फसल इतने में बिकेगी। यदि खुदा ना खास्ता आपकी फसल खराब होती है, तो आपके पास बीमा करवाने का भी एक सहारा है। तो आप बताइए ना, तभी तो कृषि डेवलप होगी। जब आप उसमें इंडस्ट्रियल फेज देंगे, तभी तो उनको मुनाफा बढ़ेगा, उनकी जेब में पैसा आएगा। हम कर क्या रहे हैं कि हम इन बीचवानों को पालने के लिए किसान की जेब में से पैसा निकाल के उनकी जेब में डाल रहे थे अभी तक, उसको हमने बंद कर दिया। आज का दिन बहुत बड़ा है कृषि के लिए। तो ये आपकी अपनी ही शिरोमणि अकाली दल इसके साथ क्यों नहीं है? और साथ में कांग्रेस के एमएलए ने तो कांग्रेस की पंजाब विधानसभा से रिजाइन कर दिया। भाई, पंजाब विधानसभा से रिजाइन कर कांग्रेस के एमएलए का मुझे तो इसका मतलब समझ नहीं आया। लेकिन आपकी शिरोमणि दल आपके साथ क्यों नहीं है इस इशू पर? कि शिरोमणि अकाली दल की मजबूरी को आप समझिए। वो पंजाब तक सीमित पार्टी है, एक क्षेत्रीय दल है। पंजाब में यदि कांग्रेस पार्टी किसानों को बहकाकर किसी प्रकार की राजनीति कर रही है, तो आप सोचिए ना उस चीज को। शिरोमणि अकाली दल के पास ऑप्शन नहीं बचता कि उस मोमेंटम के साथ अपने आप को बिठा ले, वरना उसका रिलेवेंस खत्म हो जाएगा। लोग कई बार बहक जाते हैं, और बहकने में फिर उनको नुकसान होता है। और वह एक ऐसा दल है जो एक सीमित एरिया में ही काम करता है, तो उसको तो बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी है। वरना यही अकाली दल जब ऑर्डिनेंस आया था तब भी तो साथ थी। सही। तो ऑर्डिनेंस में तो उनको आपत्ति नहीं थी ना, वो उनकी मजबूरी है। वैसे हम भी भी समझ रहे मजबूरी है। जो डीएमके और तृणमूल कांग्रेस और एक दो पार्टी को छोड़ के बहुजन समाज पार्टी टाइप, इसको बाकी पार्टीज अपोज नहीं कर रही हैं, और बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आपकी अपनी सारी एलाइज आपके साथ हैं, एक शिरोमणि अकाली दल छोड़ के। तो इससे भी पता लगता है कि पॉलिटिकल माहौल कैसा है इस बिल के लिए। गुलरेज शेख डॉक्टर साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आपने बहुत माय प्लेजर एज ऑलवेज। जाए, इसके लिए शुक्रिया। आपसे दोबारा एक और इशू पे बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।